वेलकम टू तेज सिविल्स। मेरा नाम है दिनेश टेकवानी और आज हम हमारी जो इकोनॉमिक लेक्चर की सीरीज चल रही है हमारी, जिसमें हम फ्लैगशिप स्कीम्स जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है उसको डिस्कस कर रहे थे, उसके पार्ट 4 और मोस्ट प्रोबेबली फाइनल पार्ट की बात करने वाले हैं, जहां पर हम हमारी रिमेनिंग स्कीम्स को डिस्कस कर लेंगे। हमने सबसे पहले एग्रीकल्चर रिलेटेड स्कीम्स डिस्कस कर ली, इंडस्ट्री रिलेटेड सारी स्कीम डिस्कस कर ली और कुछ हमने पॉवर्टी रिलेटेड स्कीम डिस्कस कर ली, जिसमें जो हमारी वीबीजी राम स्कीम है उसको हम डिस्कस कर चुके थे। उसका कंपैरिजन जो है उसको भी हम डिस्कस कर चुके थे और वो बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है। ठीक है, तो अगर आपने वो लेक्चर्स नहीं देखे तो पहले आप वो लेक्चर्स देख लें। इसके बाद चलते हैं हम सीधे अपने नेक्स्ट स्कीम के ऊपर, जो कि पॉवर्टी और अनएम्प्लॉयमेंट को काउंटर करने के लिए हमारी अगली इंपॉर्टेंट स्कीम है। उसका नाम है दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन। देखिए, बहुत ही एक कोर स्कीम है हमारी ये, जो कि 2010 से चल रही है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के नाम से, लेकिन 2016 में इसका नाम बदला गया और DAY NRLM कर दिया गया। इस स्कीम में बेसिकली होता क्या है, जो हमारी रूरल इकोनॉमी है ना, वहां पर भी बेसिकली जो हमारी महिलाएं हैं उनका SHGs सेल्फ हेल्प ग्रुप स्वयं सहायता समूह का निर्माण करके हम क्या चाहते हैं कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज बढ़े। ठीक है, हमें क्या करना है, ग्रामीण परिवारों को स्वरोजगार के अवसर देने हैं, कुशल मजदूरी प्रदान करनी है। ठीक है, बेसिकली 4 घटक हैं इसके। ग्रामीण गरीब महिलाओं को स्वयं प्रबंधित और आर्थिक रूप से टिकाऊ सामाजिक संस्थानों का प्रचार करना, वित्तीय समावेशन फाइनेंशियल इंक्लूजन, मतलब जितनी भी हमारी फाइनेंशियल सर्विसेज हैं जैसे बैंकिंग जैसे लोन, उस तक सबकी पहुंच हो सके, टिकाऊ आजीविका लोगों को मिल सके और सामाजिक समावेशन वगैरह, बहुत ही ब्रॉड इसके टारगेट्स हैं। मेन काम जो इसमें होता है वो सेल्फ हेल्प ग्रुप वाला होता है। तो कुछ पॉइंट्स जो पता होने चाहिए, फैक्ट्स, यानी जो सक्सेस है इस स्कीम की, कि हम लगभग 10 करोड़ रूरल हाउस होल्ड्स को 90 लाख SHGs के माध्यम से जोड़ चुके हैं। 4.62 करोड़ SHG महिला मेंबर्स हैं। ठीक है, 11 लाख करोड़ रुपए का लोन जो है हम इन SHGs को 2014 के पश्चात बांट चुके हैं। तो ये चीजें हैं जो कि मेंस में काम आ सकती हैं, या फिर हो सकता है कि प्रीलिम्स में आपसे इस स्कीम की सक्सेस के बारे में पूछ ले। ठीक है, तो बहुत ही कोर स्कीम है। इसके बाद सेम जैसे ये मिशन ग्रामीण क्षेत्र के लिए है ना, वैसे ही सेम एक मिशन आपके शहरी क्षेत्र के लिए भी है, यानी दीनदयाल अंत्योदय योजना राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन। सबसे पहली बात, ये कौन से शहरों में लागू होता है जहां पर एटलीस्ट 1 लाख की आबादी है। ठीक है, वहां पर लागू होता है ये। गरीबी कम करना और रोजगार पैदा करना इसका टारगेट्स है। यहां पर मंत्रालय कौन होगा, ठीक है, यहां पर वहां पर ग्रामीण विकास मंत्रालय था, यहां पर कौन होगा, आवास और शहरी मामलों का मंत्रालय। ठीक है, केंद्र प्रायोजित यानी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है। 60-40 फॉर नॉर्मल स्टेट्स एंड 90-10 फॉर हिली एंड हिमालयन स्टेट्स, नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स। लाभार्थी कौन कौन होंगे, तो शहरी गरीब SHGs जो शहरों में बनेंगे, 1 लाख या उससे ज्यादा आबादी वाले शहर इसमें शामिल होंगे। इसमें वही चीज है, 10 से 20 लोग मिलकर SHG बनाएंगे, उन्हें हम 2 लाख रुपए तक का लोन दे देंगे और बोलेंगे कि अपनी आजीविका चलाओ भाइयों। ठीक है, वही सब चीजें हैं, नॉर्मल सी बातें यहाँ पर भी लिखी हुई है। कोई ऐसी चीज इसमें नहीं है कि कोई फैक्चुअल सवाल इससे बन सके। बस आपको स्कीम के नाम से ना स्कीम का मेन मोटिव पता होना चाहिए, उसकी मिनिस्ट्री पता होनी चाहिए, सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है ये पता होना चाहिए। ठीक है, और 1 लाख से ऊपर आबादी वाले शहरों में ये लागू हो रही है ये पता होना चाहिए। इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना। स्वनिधि की फुल फॉर्म है PM स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। कोविड-19 के टाइम पर जब हमारे मोदी जी हर महीने लाइव आया जाया करते थे, तब उन्होंने एक वोकल फॉर लोकल का नारा दिया था और ये स्कीम लॉन्च की थी हमारे जितने भी रेहड़ी लगाने वाले, पटरी लगाने वाले जो लोग हैं उनके लिए। ठीक है, इस स्कीम में क्या होता है, बेसिकली जो हमारे छोटे स्ट्रीट वेंडर्स हैं जो आके अपना रेहड़ी लगा के सामान बेचते हैं, उन्हें हम क्या देंगे, लोन देंगे बिना कोई संपार्श्विक के। स्टार्टिंग में 10,000 रुपए तक का लोन दिया जाता था, लेकिन वर्तमान में इसको 3 फेजेस में कर दिया। फर्स्ट फेज में जो लोन पहले 10,000 रुपए का था उसको बढ़ाकर अभी 15,000 रुपए कर दिया कि आओ 15,000 रुपए का लोन ले जाओ, जो कि कुछ एक 7 या 8% इंटरेस्ट रेट है, उस पर ले जाओ। अगर आपने टाइम पर वो लोन को चुका दिया सरकार को, तो फिर अब आप आओ और अब आप 25,000 रुपए का लोन ले जाओ सेकेंड फेज में, जो कि पहले 20,000 था। थर्ड फेज में अगर आपने फिर से लोन चुका दिया तो अभी आप 50,000 रुपए तक का लोन थर्ड फेज में ले सकते हो। और ये जो लोन की अवधि होती है 1 साल की होती है और बिना कोई गारंटी के आपको लोन मिलता है, यानी बदले में आपको कोई
प्रॉपर्टी के कागज या कुछ भी रखने की जरूरत नहीं है, कोई संपार्श्विक रखने की जरूरत नहीं है। 7% ब्याज दर है। और इसके अलावा जो अगर आप डिजिटल ट्रांजेक्शन करते हो तो उस पर भी इस स्कीम के तहत आपको इंसेंटिव मिलता है, लगभग 1600 रुपए तक का इंसेंटिव आपको मिल जाता है। बस आपको प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के नाम से किस सेक्टर के लिए स्कीम है ना, ये पता होना चाहिए, और जो ये कितने कितने रुपए का लोन मिल रहा है ये पता होना चाहिए। और मिनिस्ट्री कौन सी है, तो आवासन एवं शहरी कार्य का मंत्रालय इसकी मिनिस्ट्री है। ठीक है, यहां पर आप और चीजें भी इसमें बारे में देख सकते हैं इंग्लिश के अंदर। ठीक है, अगली आपकी स्कीम एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड है, प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना। लेटेस्ट स्कीम है दोस्तों, इससे सवाल आने की संभावना बहुत ज्यादा है। केंद्रीय कैबिनेट ने अभी 1 जुलाई 2025 को यह स्कीम जो है वो मंजूर करी है, जिसमें क्या होगा, इसका लक्ष्य नाम से पता पड़ रहा है। जब प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना है तो सिंपल सी बात है कि रोजगार पैदा करना, क्षमता बढ़ाना, एमएसएमई, ग्रामीण उद्यम, इन सबको आपको बढ़ावा देना है। मंत्रालय कौन सा है, श्रम और रोजगार मंत्रालय है इसके अंदर। इस योजना के ना 2 कंपोनेंट्स हैं। पहली बार नौकरी करने वाले को सपोर्ट, यानी किसी भी व्यक्ति की अगर फर्स्ट प्राइवेट जॉब लगती है और अगर उसकी जो सैलरी है वो 15,000 रुपए तक की है, ठीक है, ऐसा कोई व्यक्ति है तो उसको जो है गवर्नमेंट 15,000 रुपए तक की जो 1 महीने की सैलरी है ना, वो ईपीएफ के अंदर डाल देगी 2 किस्तों के अंदर। ठीक है, पहली किस्त 6 महीने की सर्विस के बाद मिलेगी और दूसरी किस्त आपको 12 महीने की सर्विस के बाद मिलेगी। ठीक है, ओके, इसमें योग्य कर्मचारी 1 लाख है, सॉरी, यहाँ पर 15,000 रुपए तक तो मिलेंगे आपको, और आपका 1 लाख रुपए अगर पर माह की सैलरी है तो आप एलिजिबल हो। ठीक है, पहले मैंने 15 के बोल दिया, वो गलत है। 15 के तो आपकी गवर्नमेंट की लिमिट है कितना रुपए आपको मिलेंगे। ये तो हो गया भाई जिनको जॉब मिल रही है फर्स्ट टाइम, उनके लिए प्रोत्साहन। फिर जो जॉब दे रहे हैं, यानी जो नियोक्ता हैं, जो एम्प्लॉयर्स हैं, उनके लिए भी यहाँ पर प्रोत्साहन है कि 1 लाख रुपए तक की सैलरी वाले नए कर्मचारी को अगर वो रख रहे हैं तो उनको अतिरिक्त रोजगार के लिए 6 महीने तक, 2 साल तक प्रति माह, क्या कम से कम 6 महीने जॉब पे रखना है उन्हें, और 2 साल तक 3,000 रुपए गवर्नमेंट देगी एम्प्लॉयर को, अगर आप ऐसा कोई नया किसी व्यक्ति को अपने यहाँ पर एम्प्लॉयमेंट देते हो तो। ठीक है, और इसको आप 3rd से 4th ईयर के लिए बढ़ा भी सकते हो अगर आप मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के अंदर हो तो। ठीक है, तो ये स्कीम और इसके 2 कंपोनेंट बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद आपकी नेक्स्ट स्कीम है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा कौशल सम्मान योजना, या फिर मैं ब्रीफ में कहूं तो प्रधानमंत्री विकास योजना। इसके अंदर क्या होगा कि जो भी हमारे हस्त कौशल या शिल्प कौशल वाले लोग हैं, ठीक है, बेसिकली जो हस्त कौशल और शिल्प कौशल वाले लोग हैं, उसमें जैसे सिलाई बुनाई का जो काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए स्पेसिफिकली एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी पूरा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट देगी। कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय की यह स्कीम है, नाम से पता पड़ रहा है कि यानी इसके अंदर हम क्या करेंगे, स्किल डेवलपमेंट करने वाले हैं। ठीक है, और इसके अलावा इसमें वित्त मंत्रालय और एमएसएमई मंत्रालय का भी रोल है। 13,000 करोड़ रुपए का इसका बजट है। ठीक है, मोदी जी ने अपने बर्थडे के दिन 2023 में, 17 सितंबर 2023 को यह स्कीम लॉन्च करी, और उसी दिन बाय लक विश्वकर्मा दिवस भी था। ठीक है, उद्देश्य क्या है, जो भी हमारे पारंपरिक कलाकार कारीगर हैं उनको वित्तीय सहायता देनी है। इसके अंदर क्या करने वाले हैं हम, यहां पर हम स्किल डेवलपमेंट करेंगे उनका। ठीक है, 500 रुपए का उनको क्या देंगे, एक इंसेंटिव देंगे। 15,000 रुपए की सहायता देंगे कोई उपकरण खरीदने के लिए। मान लीजिए अगर कोई सिलाई बुनाई वाला व्यक्ति है तो नई सिलाई की मशीन खरीद लो आप, 15,000 रुपए आपको मिल जाएंगे। 3 लाख रुपए तक का आपको लोन मिल जाएगा 5% की ब्याज दर से, जिसमें पहली किस्त में आपको 1 लाख रुपए का लोन मिलेगा और दूसरी किस्त में आपको, अगर आप चुका दोगे तो 2 लाख रुपए का लोन और मिल जाएगा। इसके अलावा प्रतिदिन डिजिटल ट्रांजैक्शन पर, प्रति डिजिटल लेन देन पर 1 रुपए का आपको इंसेंटिव मिल जाएगा, और मैक्सिमम 100 रुपीज पर माह, एक माह में 100 रुपए का इंसेंटिव ये मान के चलो आप, आपको डिजिटल ट्रांजैक्शन मिल जाएगा। हर ट्रांजैक्शन पर आपको 1 रुपया मिल जाएगा। इस तरह की चीजें हैं, यानी स्किल डेवलपमेंट है, 500 रुपए का सीधे सहायता है, 15,000 रुपए की सहायता है उपकरण खरीदने पर, 2 किस्तों में लोन है, और डिजिटल आपका ट्रांजैक्शन पर बढ़ावा है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए। इस स्कीम से मेंस में भी सवाल आ सकता है, प्रधानमंत्री कृषि विकास योजना की विशेषताएं बताओ। 5 नंबर में बहुत ही अच्छा सवाल ये बन सकता है, क्योंकि 5 ही पॉइंट मेजर इसके अंदर है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना। इंटर्नशिप आप समझते हो ना, कि जैसे अगर
कहीं पर आप जाकर एज एन इंटर्न, एक एज एन प्रशिक्षु कहीं पर जाकर आप काम सीखते हो और यानी कि ऑन जॉब ट्रेनिंग का पार्ट होता है। इंटर्नशिप में क्या है, सरकार ये चाहती है कि हमारे 1 करोड़ युवा, ठीक है, 1 करोड़ युवा जो कि 21 से 24 की एज में है, मतलब जो अभी अभी क्या हुए हैं, स्नातक हुए हैं, उन्हें देश की टॉप 500 कंपनियों में इंटर्नशिप प्रदान की जाए, जिससे कि उनकी एम्प्लॉयबिलिटी बढ़े, उनको अच्छा एक्सपीरियंस हो, उनका सीवी में सुधार हो। ठीक है, इसके लिए क्या होगा, 5,000 रुपए प्रति माह भत्ता गवर्नमेंट देगी और 6,000 रुपए की एक बार सहायता देगी। यानी कि 5,000 रुपए अगर आप टॉप 500 कंपनियों में काम करते हो तो 5,000 रुपीज पर मंथ गवर्नमेंट देगी और आपको एक मुश्त सहायता के रूप में 6,000 रुपए और मिलेंगे। और लागत का 10% जो है वो कंपनी वहन करेगी सीएसआर के माध्यम से अपने। इसके 5 साल की अवधि है, पहला चरण और 2 साल का है, 12 महीने की आपकी इसमें इंटर्नशिप होगी। ठीक है, जो 5,000 रुपए मिल रहे हैं ना स्टाइपेंड, जिसमें से 4500 गवर्नमेंट देगी और 500 रुपए कंपनी अपने सीएसआर फंड से देगी। ठीक है, ये सारी बातें हैं। इसमें एज याद रखना 21 से 24 का ही इसमें एज का क्राइटेरिया है। और अभी वो एजुकेशन में एनरोल नहीं होना चाहिए कि भाई वो मास्टर्स भी कर रहा है और जॉब भी कर रहा है, तो पॉसिबल नहीं है ना। तो एजुकेशन में फुल टाइम एनरोल नहीं होना चाहिए और कहीं पर उसको जॉब नहीं करनी चाहिए और किसी भी फैमिली मेंबर की गवर्नमेंट जॉब नहीं होनी चाहिए इसके। ठीक है, ये सारे इसके क्राइटेरिया हैं। तो अगर आप लोग भी इस क्राइटेरिया में फुलफिल करते हैं तो एज एन बेटर एक्सपीरियंस आप कर सकते हैं इंटर्नशिप। ठीक है, अगर पढ़ाई के अलावा भी समय आपके पास है तो। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण और प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, बहुत ही हमारी बेसिक सी और पुरानी स्कीम है, लेकिन आज की तारीख में भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है, हमें एटलीस्ट बेसिक्स तो पता होनी चाहिए। प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण 20 नवंबर 2016 को लॉन्च हुई थी। इंदिरा आवास योजना का नया रूप था। ग्रामीण विकास मंत्रालय इसके अंदर आपका मंत्रालय है। उद्देश्य इसका यह था कि 2022 तक सभी लोगों को हमें क्या देना था, घर देना था। बाद में टारगेट बढ़ाकर 2024 कर दिया गया और उसके बाद हम पता नहीं क्या टारगेट है। ठीक है, तो कोई टारगेट फिलहाल में इसका ऐसा नहीं है कि इस डेट तक हमें सभी लोगों को घर देना है। इसमें क्या करते हैं हम कि जो भी सामाजिक आर्थिक जाति का जनगणना 2011 की हमारी हुई थी, उसमें जितने भी हमने बेघर और कच्चे परिवार वाले लोगों की पहचान की है ना, उसके अंदर अलग अलग वंचनाएं थी। उसमें इस वंचना के शिकार जो लोग हैं, उन लोगों को अगर वो मैदानी इलाकों में हैं तो 1,20,000 रुपए और अगर पहाड़ी इलाकों में हैं तो 1,30,000 रुपए की सहायता हम देते हैं घर बनाने के दौरान। इसके अलावा अगर वो मनरेगा में भी काम करना चाहें तो एक कुशल श्रमिक में 90 से 95 दिनों का अतिरिक्त काम दिया जाएगा। और इसी स्कीम को हमने स्वच्छ भारत जो ग्रामीण मिशन है उससे भी लिंक कर रखा है कि अगर आप घर बनवा रहे हो प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में तो 1,20,000 रुपए तो हम आपको घर बनाने के लिए दे देंगे और 12,000 रुपए ना हम आपको उस घर के अंदर वॉशरूम बनाने के लिए, टॉयलेट बनाने के लिए दे देंगे। किस मिशन के तहत? स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत। ठीक है, यानी दोनों स्कीम्स को हमने मर्ज कर दिया क्योंकि दोनों सिंक में काम कर सकती थी। इसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी, जैसे ग्रामीण क्षेत्र में घर बनाने के लिए है, वैसे ही शहरी क्षेत्र में घर बनाने के लिए 25 जून 2015 को स्टार्ट हुई थी। यहाँ पर ग्रामीण विकास मंत्रालय था, यहाँ पर आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय है। इसका उद्देश्य क्या है? घरों के अंदर शहरी क्षेत्रों के अंदर योग्य परिवार है उन्हें किफायती आवास प्रदान करना है। अब ग्रामीण क्षेत्र के अंदर स्कीम का स्ट्रक्चर अलग था, शहरी क्षेत्र में अलग है। शहरी क्षेत्र के अंदर ना अलग अलग तरह के इसके मॉडल्स है जो अलग अलग राज्यों ने अपना रखे हैं। ठीक है, बेसिकली इसमें 4 तरह की श्रेणियां हैं, EWS, LIG, MIG एंड अबव MIG। EWS इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, लोअर इनकम ग्रुप और मिडिल इनकम ग्रुप। अब इसके अंदर अलग अलग कंपोनेंट्स हैं और मैंने बताया जैसे कि आपको कि अलग अलग राज्यों ने इसके अलग अलग कंपोनेंट्स को अपना रखा है। ठीक है, ब्रॉडली जो कंपोनेंट्स हैं, पहला कंपोनेंट है इन सीटू श्रम रीडेवलपमेंट। स्लम्स यानी जो आपकी झुग्गी झोपड़ियां बनी हुई होती है शहरी क्षेत्रों में, उनको उसी क्षेत्र में यानी जहां पर वो हैं वहीं पर उनका रीडेवलपमेंट कर दिया जाएगा इस स्कीम के तहत। क्रेडिट लिंक सब्सिडी योजना है, जो ये 3 तरह के परिवार हैं, इनको अपनी अपनी सिचुएशन के अकॉर्डिंग अगर ये घर बनाने के लिए लोन लेते हैं तो इनको उतनी सब्सिडी मिल जाती है। इसके बाद है पार्टनरशिप में किफायती आवास, जैसे कि आपके राजस्थान हाउसिंग बोर्ड वाले बनाते हैं ना घर वगैरह, वो वाली चीजें हैं। लाभार्थी के नेतृत्व में व्यक्तिगत घर निर्माण, ये सारी चीजें इसके अंदर अलग अलग कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, जो कि आप एक बार गो थ्रू हो सकते हैं। इसके बाद हमारी अगली स्कीम, बहुत ही बढ़िया स्कीम, RAS मेंस में एक बार इस पे सवाल पूछ चुके हैं वो लोग, वो है स्वामित्व योजना। ठीक है, स्वामित्व योजना क्या है भाई? सर्वे ऑफ
विलेज आबादी मैपिंग विद इंप्रूव्ड टेक्नोलॉजी इन विलेज एरियाज। 2021 में कोरोना के टाइम पर ये स्कीम लॉन्च की गई थी। इसमें हम क्या करने वाले हैं, अभी तक क्या है ना, हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर लोगों के पास जो जमीन होती है उनके कागज नहीं होते पक्के उनके पास, तो जितनी भी जमीन से रिलेटेड उनको खरीद फरोख्त करनी है, जो भी लेन देन करना है, उसमें दिक्कत होती है। दूसरी चीज, अगर आपको अपनी जमीन के बदले में कोई लोन लेना है तो वो लोन उन्हें नहीं मिल पाता क्योंकि पक्के कागज नहीं होते। तीसरी चीज, आपस में डिस्प्यूट्स बहुत ज्यादा होते हैं इनके, ठीक है, क्यों? क्योंकि कुछ डिमार्केशन है नहीं, कहीं कागजों में लिखा नहीं हुआ कितनी जमीन आपकी है, तो अगर किसी ने कब्जा कर लिया आपके पड़ोसी ने तो वहां पर डिस्प्यूट्स होते थे। इन सभी समस्याओं के समाधान के लिए हमने क्या करा, स्वामित्व स्कीम को लेके आए। हमने क्या बोला, जो ग्रामीण क्षेत्र है वहां पर हम ड्रोन से सर्वे करके गांवों के मैप बना लेंगे और जो भूमि का टाइटल है ना उसको क्लियर करके लोगों को पट्टे देंगे और उनको पक्के कागज देंगे। तो 24 अप्रैल 2021 को यह स्कीम लॉन्च हुई थी। मंत्रालय का पंचायती राज मंत्रालय है। क्रियान्वयन कौन करेगा? पंचायती राज विभाग, राजस्व विभाग क्योंकि जमीन का मामला है, और भारतीय सर्वेक्षण विभाग क्योंकि मैप्स बनाने हैं। और अच्छी बात क्या है कि ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, पूरा पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट दे रही है। ग्रामीण नियोजन को आपको सटीक भूमि अभिलेख देने हैं, ऋण लेने की सुविधा प्रदान करनी है, सो ऑन बातें जो मैंने अभी बात करी आपसे वो सारी चीजें इसमें है। और मेन चीज है कि इसमें आप ड्रोन टेक्नोलॉजी का यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो स्वामित्व स्कीम पर आपको अगर आपको कोई बोले कि भैया आपको 5 नंबर में लिखना है तो आप आराम से इसको अब लिख सकते हो। इसके क्या पॉजिटिव्स हैं, क्या इसमें बेसिक बातें हैं, कौन सी मंत्रालय की योजना है, और 100% सेंट्रल सेक्टर स्कीम ये है, ठीक है। अब हम गरीबी और बेरोजगारी वाले जो हमारा टॉपिक है इससे आगे बढ़ते हुए अब हम जा रहे हैं वुमेन एम्पावरमेंट, महिला सशक्तिकरण वाले टॉपिक पे, ठीक है। तो वुमेन एम्पावरमेंट के अंदर जो पहली स्कीम है हमारी वो है मिशन शक्ति। ये एक अम्ब्रेला स्कीम है मिशन शक्ति, जैसा कि आप देख सकते हैं इसके अंदर कितनी सारी चीजें इंक्लूडेड है। तो मिशन शक्ति एक अम्ब्रेला स्कीम है जो कि 2022 में स्टार्ट की गई थी। इसमें बेसिकली 2 कंपोनेंट्स है, पहला है संबल और दूसरा है सामर्थ्य। संबल, संबल है सेफ्टी एंड सिक्योरिटी ऑफ वुमेन, वुमेन की सुरक्षा के लिए जो कंपोनेंट है वो है संबल देना उन्हें, ठीक है। संबल के अंदर जैसे कि वन स्टॉप सेंटर्स आपने नाम सुना होगा कि अगर किसी भी महिला के साथ अगर कोई यौन प्रगति का कोई हिंसा होती है या फिर कोई इस तरह की चीज होती है तो एक हमने वन स्टॉप सेंटर्स बना रखे हैं जहां पर उसे हेल्थ फैसिलिटी, जहां पर उसे पुलिस की सहायता, जहां उसे वकील की सहायता, जहां उसे मेंटल जो हम कहें काउंसलिंग, वो सब चीजें आपको एक ही जगह पे मिल जाती हैं, दैट आर वन स्टॉप सेंटर्स। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जो हमारी एक अम्ब्रेला स्कीम, जो हमारी एक स्कीम थी वो भी हमने संबल में शामिल कर ली। वुमेन जो हेल्पलाइन होती हैं वो शामिल कर ली, और नारी अदालत जो है वो सब हमने संबल के अंदर शामिल कर लिया। फिर सामर्थ्य में क्या है, तो सामर्थ्य में वुमेन का एम्पावरमेंट करना है। एम्पावरमेंट कैसे करोगे भाई? शक्ति सदन बनाकर, पालना यानी क्रैच वगैरह बनाकर, प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, सब इसके अंदर आ गया। संकल्प स्कीम, हमारी सारी जो स्कीम्स हैं वो अभी इसके अंदर आ चुकी है, ठीक है। तो इसमें से कुछ स्कीम सब पढ़ने भी वाले हैं हम, जैसे कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के बारे में पता होगा आपको। 2015 में हमने ये स्कीम स्टार्ट की थी कि हमें बिहेवियरल चेंज लाना है। जो महिलाओं के संबंध में एक विचार है कि महिलाएं बोझ होती हैं या बेटियां बोझ होती हैं, इस विचार को हमें बदलना है और ग्रामीण क्षेत्रों तक हमें जो वुमेन एम्पावरमेंट है या फिर लिंग आधारित या लिंग चयनात्मक उन्मूलन है उसे कम करना है, ठीक है। इसके अलावा सुकन्या समृद्धि योजना क्या है भाई? सुकन्या समृद्धि योजना के अंदर जो आपकी बेटियां हैं उनके बैंक अकाउंट खुलवाए जाते हैं। 10 साल तक की अगर आपकी बच्ची है तो आप बैंक अकाउंट खुलवा सकते हैं और उसमें क्या कर सकते हैं, आप सेविंग अपनी डाल सकते हैं। जब आपकी बच्ची 18 साल की या 21 साल की होगी तो आपको विद इंटरेस्ट वो पैसा मिलेगा, और गवर्नमेंट की ओर से वन ऑफ द हाईएस्ट पेइंग अगर कोई इंटरेस्ट है तो वो सुकन्या समृद्धि योजना के अंदर आपको मिलता है, ठीक है। इसके बाद प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना, जिसपे ऑलरेडी एक सवाल आरपीएससी पूछ चुकी है कि इस योजना में आपको कितने पैसे दिए जाते हैं। तो प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना में क्या होता है, ये एक कैश ट्रांसफर स्कीम है। अगर आपके पहले जीवित बच्चा और दूसरा बच्चा का लड़की है तो आपको ये बेनिफिट मिलता है 5,000 रुपए का, कि आप जिससे कि उस बच्चे की केयर कर सकें, ठीक है। सेम ये सारी स्कीम्स मैंने एक साथ लिख दी हैं। जैसे कि मातृत्व वंदना योजना के अंदर क्या है, जननी शिशु सुरक्षा योजना में क्या है, गर्भवती महिलाओं और बीमार शिशुओं के लिए मुफ्त सुविधाएं हैं। जननी सुरक्षा योजना के अंदर सरकारी आपकी
डिस्पेंसरीज में या सरकारी अस्पतालों में। फिर पोषण अभियान जो आपको पता होगा, बच्चे, किशोरी, गर्भवती महिलाओं को और स्तनपान करने वाली माताओं को पोषण संबंधी जितनी भी सहायता है आंगनवाड़ी केंद्र के माध्यम से जो मिलती है वो सब किसमें मिलती है, पोषण अभियान के अंदर मिलती है। सुमन योजना सुरक्षित मातृत्व योजना है, जिसका उद्देश्य क्या है कि जो आपका इंस्टीट्यूशनल बर्थ वो होना चाहिए, वहां पर सारी सुविधाएं होनी चाहिए, जिससे कि जो हमारी गर्भवती महिलाएं का जब वो होगा, इनका जब डिलीवरी होगी तो सारी चीजें हो सकें। और इसके अलावा हर महीने की 9 तारीख को उनकी फ्री सोनोग्राफी हो सके। सेम लक्ष्य है जो आपका लेबर रूम है आपका, जहां पर डिलीवरी की आपका चिकित्सीय कार्रवाई होगी, वहां पर जितनी भी सुविधाएं हैं बेसिक वो सारी मिल जाए हर हॉस्पिटल में ग्रामीण क्षेत्रों तक, उसके लिए हमने स्कीम चला रखी लक्ष्य स्कीम। देखो ये सब स्कीम्स का ना टारगेट मोर और लेस सेम रहता है, छोटे मोटे अंतर होते हैं, तो आपको वो छोटे मोटे अंतर पता होने चाहिए। आप यहां से भी इसको शॉर्ट में देख सकते हो, ठीक है, और यहां से आप हिंदी में भी इसको पढ़ सकते हो एक बार और, ठीक है। अब ये सारी मैटरनल हेल्थ से रिलेटेड स्कीम्स होने के बाद अब थोड़ा सा हम बात करते हैं महिलाओं के इकोनॉमिक एम्पावरमेंट की। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम है, वो है लखपति दीदी योजना। अभी जितनी भी दीदी वाली स्कीम्स है ना, ये सब इंपॉर्टेंट है। नमो ड्रोन दीदी वो ऑलरेडी पूछ चुके हैं मेंस में, हो सकता है कि अब लखपति दीदी पूछ ले। लखपति दीदी का मतलब क्या है, यानी वो महिला जो कि साल में एटलीस्ट 1 लाख रुपए कमाती है, वो लखपति दीदी है। लखपति दीदी योजना में करना क्या है, हमें 2 करोड़ लखपति दीदी बनानी है पूरे देश के अंदर, ठीक है। कैसे बनेगी भाई, स्किल डेवलपमेंट से बनेगी, फाइनेंशियल सहायता से बनेगी, टेक्नोलॉजी से बनेगी, नेटवर्किंग से, बहुत सारी चीजें हैं जिससे कि आप महिलाओं का इकोनॉमिक एम्पावरमेंट करने वाले हो। और देखिए बार बार प्रधानमंत्री जी की फोटो आ रही थी, मुख्यमंत्री जी की एक ही फोटो नहीं आ रही थी, आखिरकार हमारे मुख्यमंत्री जी की फोटो भी हमारे पास आ चुकी है, क्योंकि लखपति दीदी योजना का भी क्या है, अलग अलग कंपोनेंट से हर राज्य के अंदर। और राजस्थान में कितनी बनानी है, 2.80 लाख लखपति दीदियां बनानी है, ठीक है, देश में 2 करोड़ बनानी है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट स्कीम पे चलते हैं। नेक्स्ट स्कीम क्या है, कंप्लीट एक स्लाइड है जिसमें महिलाओं से रिलेटेड इंपॉर्टेंट स्कीम्स हैं। जैसे कि महिला का जैसे ही बर्थ होगा, ठीक है, टाइमलाइन है पूरी लाइफ साइकिल की, बर्थ होगा तो हमें सेक्स रेशो में बचाव करने के लिए हमने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ स्कीम लॉन्च कर दी, और उसका एक बहुत ही अच्छा जो रिजल्ट हमें मिला है NFHS 5 यानी नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 में, कि जो हमारा सेक्स रेशो है वो वर्तमान में बढ़कर 1020 हो चुका है, ठीक है। चलो अभी बर्थ हो गया, अब चाइल्डहुड में क्या चाहिए आपको, न्यूट्रिशन चाहिए, तो आपका मिशन पोषण 2.0 है, जहां पर आंगनवाड़ी केंद्र के माध्यम से और स्कूलों में मिड डे मील के माध्यम से आप पोषण पे ध्यान दे रहे हो। फिर अब आप स्कूल की बात करते हो तो स्कूल के अंदर आपको सैनिटेशन एक्सेस है, स्वच्छ भारत मिशन है, ठीक है, टॉयलेट्स बनने वाली बात है वो स्कूलिंग में आ गया। एजुकेशन में क्या करोगे आप, तो सुकन्या समृद्धि योजना हो गई, ठीक है, और इसके अलावा अदर स्कीम्स हो गई। डिफेंस की बात करोगे यानी उनकी डिफेंस सेक्टर में हमने वुमेन को अलाउ कर दिया परमानेंट कमीशन। फिर एंटरप्रेन्योरशिप की बात करी तो मुद्रा योजना में मैंने बताया था आपको कि 68% लोन महिलाओं को मिल रहा है, यहाँ पे आप लखपति दीदी योजना भी शामिल कर सकते हो, ड्रोन दीदी भी शामिल कर सकते हो, बहुत सारी स्कीम्स है। फिर फैमिली में आप शामिल कर सकते हो कि हमने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में वुमेन को ओनर के रूप में पूछा। मान लो कभी आपसे एग्जाम में ऐसे पूछ ले, ओवरऑल सवाल पूछ ले 10 नंबर में कि महिलाओं के लिए जो गवर्नमेंट के प्रयास हैं उनको आप हमें बताओ और उसमें क्या कमियां हैं क्या पॉजिटिव है, तो क्यों ना आप इस तरह का एक फ्रेमवर्क यूज करो कि वुमेन के बर्थ होते ही उसके लिए ये स्कीम्स हैं, फिर चाइल्डहुड में ये स्कीम है, फिर स्कूलिंग के लिए ये स्कीम्स हैं, फिर एजुकेशन के लिए ये स्कीम है, फिर मैटरनल हेल्थ के लिए ये स्कीम्स हैं, उसके इकोनॉमिक एम्पावरमेंट के लिए ये स्कीम्स, तो कितना अच्छा लगेगा एक ना। तो इस तरीके से आपको अपने मेंस के आंसर्स को डिजाइन करना है जिससे कि वो एक अच्छे फ्लो में दिखें, ठीक है, तो पढ़ने वाले को भी मजा आएगा। अदरवाइज सभी लोग सेम सेम बस रैंडमली कोई सी भी स्कीम लिखते जाएंगे और आपकी कॉपी में एकदम जो सारी स्कीम्स हैं वो लाइफ साइकिल अप्रोच में होंगी, तो कितना अच्छा लगेगा। तो इस तरह के फ्रेमवर्क्स आपको मेंस में यूज करना है। और भी जैसे कि अब हेल्थ के लिए ये बात कर ही ली हमने, इसकी भी बात कर ली, प्रेग्नेंट वुमेन्स की ये पूरा हम देख ही चुके हैं, 6 करोड़ से ऊपर चेकअप अभी तक हो चुके हैं, सारी क्या है डेटाज हैं जो कि पीआईबी से हमने उठाए हैं। ये कहीं पर भी आपको मेंस में और प्रीलिम्स में भी से सवाल बन सकता है। जैसे इकोनॉमिक एम्पावरमेंट आपको बात करनी है कभी, तो 68% लोन मुद्रा योजना में,
83% ऑफ स्टैंड अप इंडिया के अंदर 10 करोड़ महिलाओं का जनधन खाता बन चुका है। महिला सम्मान सेविंग स्कीम भी एक हमने शुरू की थी 2023-24 के अंदर, जो केवल महिलाओं के लिए थी। इस तरह लखपति दीदी योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, सब स्कीम्स के अंदर जो वुमेन स्पेसिफिक डेटा है वो हमारे ऑथेंटिक सोर्स पीआईबी से मैंने यहाँ पर दे दिया है, जिसको आप कहीं पर भी यूज कर सकते हो। इसके बाद चलो वुमेन की बात होने के बाद हम चलते हैं चिल्ड्रन पर। तो मिशन पोषण 2.0 की बात मैं ऑलरेडी कर चुका हूं, सेम चिल्ड्रन पे भी लागू होती है वो चीज, जहां पर हम क्या करते हैं आंगनवाड़ी के अंदर देते हैं सबसे पहले तो, और उसके अलावा पोषण ट्रैकर ऐप की बात करते हैं। और सितंबर हमारा क्या है, राष्ट्रीय पोषण माह है, जहां पर सारी एक्टिविटीज पर हम विशेष रूप से ध्यान देते हैं। ठीक है, पीएम पोषण इसी का ही एक्सटेंडेड वर्जन, जो मिड डे मील योजना थी पहले, उसी का नाम अभी हो चुका है पीएम पोषण, यानी कि 6 to 14 के एज के बच्चों को हम सरकारी विद्यालयों के अंदर क्या देते हैं, मुफ्त खाना प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, अब अदर वल्नरेबल सेक्शंस की बात कर लेते हैं वुमेन और चिल्ड्रन के बाद। तो प्रधानमंत्री विकास योजना, प्रधानमंत्री विरासत का संवर्धन, इसके अंदर हम क्या करने वाले हैं, अल्पसंख्यक मामलों के जो हमारे मंत्रालय है उसकी एक नई सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। जैसे कि अल्पसंख्यक के टाइम जब हम पढ़ रहे थे ना, अल्पसंख्यक समुदाय की जितनी भी स्कीम्स थी, जैसे कि सीखो और कमाओ स्कीम, नई मंजिल, नई रोशनी, उस्ताद स्कीम, ये सभी स्कीम को ना वर्तमान में अभी एक बड़ी अम्ब्रेला स्कीम के तहत ला दिया गया है, और उस स्कीम का नाम है पीएम विकास योजना। ठीक है, जहां पर हम स्किलिंग ट्रेनिंग करेंगे, ये सब पढ़ी थी ना हमने वहां पर जब हम क्लास कर रहे थे कि सीखो और कमाओ के अंदर क्या काम है, ठीक है, नई मंजिल में क्या है, वो सब हमने पढ़ी थी। अभी वो सारे ना एक बड़ी स्कीम के अंदर सरकार ने मर्ज कर दी है, तो ये बड़ी स्कीम ही पता होनी चाहिए आपको। ठीक है, और अंदर का डेटा वही रहेगा क्योंकि वो सारी स्कीम इसमें मर्ज हुई है। ठीक है, इसके बाद एक बहुत ही इंपॉर्टेंट स्कीम जो कि जनजातीय समुदाय के लिए है, वो है धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान, जो कि 2 अक्टूबर 2024 को झारखंड से लॉन्च की गई थी हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा। जिसका उद्देश्य क्या है, जनजातीय समुदाय में शिक्षा, स्वास्थ्य, आजीविका, इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे कि सड़क, हॉस्टल, पानी, ये सभी चीजें क्या करनी है, हमें लागू करवानी है। इनका जो स्तर है उसे बढ़ावा देना है। अभी वर्तमान में 63,000 ऐसे आदिवासी गांव हैं जहां पर इस पे इन्वेस्टमेंट किया जाएगा। 5 करोड़ से ऊपर आदिवासी लोगों को इसका लाभ मिलने वाला है। ठीक है, तो एक बहुत ही बेसिक सी स्कीम है। आपसे नाम पूछ के स्कीम के बारे में पूछ सकते हैं कि धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान क्या है। ठीक है, तो बेसिकली जितनी भी आदिवासी गांव है वहां पर हमें बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है। ठीक है, इसके बाद एक और इंपॉर्टेंट स्कीम जनजातीय क्षेत्र के लिए, वो है प्रधानमंत्री जनमन योजना। जनमन मतलब जनजातीय आदिवासी न्याय महाअभियान। ये 15 नवंबर 2023 को लॉन्च हुई थी। देखिए इनकी लॉन्च डेट्स भी इंपॉर्टेंट है, जो पिछले 2-3 साल में स्कीम्स आई हैं, चर्चा में रहती हैं, उनकी लॉन्च डेट्स भी इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, तो जनजातीय गौरव दिवस होता है इस दिन पे 15 नवंबर को, जिस दिन ये स्कीम इन्होंने लॉन्च करी थी। अब जो ये स्कीम है ना आपकी पीएम जनमन योजना, ये स्पेसिफिकली जनजाति के अंदर भी जो हमारा पीवीटीजी ग्रुप है, विशेष रूप से जो हमारा कमजोर जनजातीय समुदाय है, उसके लिए स्पेसिफिक है। अब ये पीवीटीजीज क्या होते हैं भाई, तो हमने क्या कर रखा है ना, ढेबर कमीशन की सिफारिश पर 1973 में कमीशन बनाया कि जनजातियों में भी सबसे पिछड़ी जनजातियां कौन सी हैं, उनकी हमने पहचान करी है। ठीक है, जिनका अभी तक भी कृषि पर निर्भर है पूरी तरीके से, या फिर जनसंख्या कम हो रही है, उनको हमने एक पीवीटीजी नाम से अलग ग्रुप बना दिया। इनके लिए स्पेसिफिक स्कीम है पीएम जनमन योजना। अब पीवीटीजी में क्या है, राजस्थान में एक जनजाति है जो कि पीवीटीजी में शामिल होती है और उसको इस स्कीम का लाभ मिल रहा है। उस जनजाति का नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, तो 18 राज्य, 1 यूटी, 75 पीवीटीजी कम्युनिटीज हैं, 24,000 करोड़ रुपीस का लोकेशन हो चुका है, 7 लाख हाउस होल्ड को इसका फायदा होगा। काम क्या होगा, पक्का घर बनाया जाएगा, पानी, सड़क, बिजली, यानी सिंपल जो आपकी बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, वो सभी चीजें इन पीवीटीजी तक हमें पहुंचानी है। ठीक है, ओके, तो ये हमारा हो गया जो वल्नरेबल ग्रुप्स हैं उनसे रिलेटेड वर्तमान में इंपॉर्टेंट स्कीम्स। अब सोशल जस्टिस वाली स्कीम्स यानी हेल्थ एंड एजुकेशन की बात कर लेते हैं। तो हेल्थ से रिलेटेड सबसे बड़ी स्कीम कौन सी है, आयुष्मान भारत योजना। आप सभी को पता होगा
23 सितंबर 2018 को ये स्कीम आई थी। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की एक केंद्र प्रायोजित सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है, यानी सेंटर और स्टेट दोनों इसमें खर्चा करने वाले हैं। शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में क्या बनाना है, हमें मजबूत इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना है। लाभार्थी इसके होंगे बीपीएल परिवार और असंगठित क्षेत्रीय कर्मचारी। नेशनल हेल्थ अथॉरिटी नाम से एक अलग से एजेंसी ही बना दी है हमने आयुष्मान भारत स्कीम को लागू करने के लिए, और ये एक वैधानिक संस्था है, यानी एक्ट बनाकर सरकार ने इसे बनाया है। सबसे बड़ी चीज इसके 4 कंपोनेंट्स। आयुष्मान भारत एक बहुत ही बड़ी स्कीम है, इसके 4 कंपोनेंट्स हैं। पहला कंपोनेंट है आपके आरोग्य मंदिर, यानी कि आपके जो सरकारी डिस्पेंसरीज होती हैं, ठीक है, वो क्या है इसका पहला कंपोनेंट है। इसमें 1.5 लाख से भी ज्यादा स्वास्थ्य देखभाल केंद्र खोलने थे। पहला कंपोनेंट आरोग्य मंदिर, 1.5 लाख सरकारी डिस्पेंसरी खोलनी। दूसरा कंपोनेंट जो कि सबसे ज्यादा फेमस है वो है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना। और जनरली जब हम आयुष्मान भारत बोलते हैं तो हम इसी चीज के बारे में सोच रहे होते हैं, यानी कि हमारा कैशलेस बीमा, 5 लाख रुपए तक का कैशलेस बीमा 10.37 करोड़ परिवारों को। ये एक कंपोनेंट आयुष्मान भारत योजना का जिसका नाम है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ठीक है। तीसरा कंपोनेंट जो कि और लेटेस्ट है वो है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन। ये भी आयुष्मान भारत का ही कंपोनेंट है। 2021 में नेशनल हेल्थ अथॉरिटी से लेके आई थी। नाम से ही पता पड़ रहा है डिजिटल मिशन, यानी क्या करना है आपको डिजिटल हेल्थ को बढ़ावा देना है। जैसे कि आभा आईडी बनानी है 14 अंकों वाली। जब आपने कोविड वैक्सीन लगाई थी तो आपकी आभा आईडी भी ऑटोमेटिक बन गई थी बहुत से लोगों की, ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं। इसके अलावा आपको स्वास्थ्य सुविधा रजिस्ट्री, हेल्थ फैसिलिटी रजिस्ट्री बनानी है, जिससे कि सभी स्वास्थ्य सुविधाओं का एक व्यापक डेटाबेस बन जाएगा। हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स की भी एक रजिस्ट्री बनानी है कि कितने हेल्थ केयर प्रोफेशनल्स कहां पर हैं, वो सारी बातें हमें पता चल जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा डिजिटल मिशन के अंदर हमें ऐप बनाना है, जैसे कि हमने ऐप बनाया था उमंग ऐप वगैरह, वो सब चीजें हमें, जैसे कोविन पोर्टल बनाया हमने, वो सब चीजें क्या है आयुष्मान भारत डिजिटल मिशन के अंदर है। इसके बाद इसका 4th कंपोनेंट जो कि और भी इंपॉर्टेंट है वो है प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर स्कीम, PMABHIM। हेल्थ का इंफ्रास्ट्रक्चर में ओवरऑल सुधार करने के लिए अक्टूबर 2021 में ये स्कीम आई, जो कि बजट 2021-22 के हिस्से के रूप में लॉन्च हुई थी, ठीक है। इसमें करना क्या है, यानी ओवरऑल आपका जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, चाहे वो प्राइमरी हो, सेकेंडरी हो या फिर टर्शरी हो, उसमें आपको सुधार करना है। इसमें ना 2 तरह के घटक हैं, ठीक है। ओवरऑल आपकी जो पूरी स्कीम है आयुष्मान भारत वो सेंट्रली स्पॉन्सर्ड है, लेकिन जो आयुष्मान भारत का 4th कंपोनेंट है, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर वाला कंपोनेंट, उसके अंदर फिर 2 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट है आपका सेंट्रली स्पॉन्सर्ड वाला, जहां पर सेंटर और स्टेट दोनों खर्चा करेंगे। उसमें क्या क्या है, ग्रामीण स्वास्थ्य और परिवार कल्याण केंद्र बनाने हैं 10 राज्यों में। सभी राज्यों में शहरी स्वास्थ्य परिवार कल्याण केंद्र बनाने हैं। 11 राज्यों में ब्लॉक सार्वजनिक स्वास्थ्य इकाइयां बनानी है। सभी जिलों में एकीकृत सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रयोगशालाएं बनानी है, यानी लेबोरेटरीज बनानी है, ठीक है। और 5 लाख से अधिक आबादी वाले सभी जिलों में क्रिटिकल केयर अस्पताल बनाना है। ऐसे सभी जिले जिनकी आबादी 5 लाख से ऊपर है, वहां पर एक क्रिटिकल केयर अस्पताल, जहां पर अगर कोई क्रिटिकल केस होता है हेल्थ का, उसको भी संभाला जा सके, ऐसा सरकारी अस्पताल बनाना है। ये सब है सेंट्रली स्पॉन्सर्ड कंपोनेंट्स। अब सेंट्रल सेक्टर, जहां पर सेंटर पूरा खर्चा करने वाली है, वो है एकीकृत स्वास्थ्य सूचना पोर्टल। पूरे देश का एक एकीकृत स्वास्थ्य सूचना पोर्टल। वन हेल्थ के लिए एक राष्ट्रीय संस्थान, वन हेल्थ समझते हो आप? वन हेल्थ का मतलब होता है कि जो हमारे पशुधन की हेल्थ है और जो हमारे ह्यूमन की हेल्थ है, उनको हम अलग अलग ना मान के एक साथ माने। क्यों भाई, कोविड-19 तो हुआ, लेकिन क्या वो भी क्या थी, एक जूनोटिक डिजीज थी, यानी किसी जानवर से हमारे अंदर। स्वाइन फ्लू जानवर से इंसान में आई। तो क्या है, ये सारे जो डिजीजेस हैं ये तभी हम कंट्रोल कर पाएंगे अगर हम ह्यूमन की हेल्थ और जो हमारे पशुधन की हेल्थ है उन दोनों को एक समझेंगे। इसे बोलते हैं वन हेल्थ अप्रोच। इस वन हेल्थ अप्रोच के लिए हमें अलग से एक नेशनल इंस्टीट्यूट बनाना है। अब नेशनल इंस्टीट्यूट बनेगा तो खर्चा कौन करेगा? सेंटर करेगी। एकीकृत स्वास्थ्य सूचना पोर्टल बनेगा, खर्चा कौन करेगा? सेंटर करेगी। ठीक है, तो आपको नाम से पता पड़ जाएगा। वायरोलॉजी के लिए 4 नए राष्ट्रीय संस्थान बनाने हैं, इस तरह की चीजें इसके अंदर है।
ठीक है, तो प्रधानमंत्री आयुष्मान भारत हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन है। चलिए अगला, अब हमारे हैं एजुकेशन पे। हेल्थ में सबसे बड़ी स्कीम एक ही स्कीम है, आयुष्मान भारत। उसके अंदर 4 स्कीम है, वो चारों आपने पढ़ ली, तो आपकी फ्लैगशिप स्कीम्स हेल्थ की लगभग पूरी हो जाती है। इसके बाद एजुकेशन में पहली स्कीम है पीएम श्री योजना, स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया। मतलब ये मान के चलिए, ये इस तरह के स्कूल्स होंगे कि किसी गवर्नमेंट स्कूल को ही हम पीएम श्री स्कूल घोषित कर देंगे, फिर वो जो स्कूल होगा वो आपको मॉडल स्कूल बन जाएगा। ठीक है, तो इसमें 14,500 स्कूल्स को सिलेक्ट किया गया है। सबसे ज्यादा राजस्थान में फर्स्ट फेज में 402 सरकारी स्कूल सिलेक्ट किए गए हैं। ठीक है, तो इसमें हम सारे सुधार कर लेंगे, स्मार्ट क्लासरूम्स, खेल की जो सुविधाएं हैं वो सब चीजें इसमें स्कूल में होंगी। इसके बाद निपुण भारत मिशन, जिसपे एक सवाल आरपीएससी ऑलरेडी पूछ चुका है। निपुण भारत में क्या करना है, नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी इन रीडिंग विथ अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमेरेसी, यानी 3 साल से 9 साल तक के बच्चे, उनकी जो पढ़ने लिखने की क्षमता और बेसिक मैथ्स के सवाल सॉल्व करने की जो क्षमता है, उस पर स्पेसिफिक ये स्कीम है कि क्लास 3rd में जब बच्चा आएगा, 3rd ग्रेड में जब बच्चा आएगा, तो उसे पढ़ना लिखना और सिंपल मैथ्स के प्रॉब्लम सॉल्व करना आना चाहिए। यह है निपुण भारत मिशन है। स्पेसिफिक सवाल ऐसे पूछ सकते हैं। ठीक है, इसके बाद अन्य फ्लैगशिप स्कीम्स की हम बात करते हैं। इसमें इंपॉर्टेंट स्कीम है एक स्वच्छ भारत योजना। आप सभी को पता होगा 2 अक्टूबर 2014 को यह स्कीम लॉन्च हुई थी। जल शक्ति मंत्रालय की यह स्कीम है, नोडल विभाग पंचायती राज विभाग है। टैगलाइन सबने सुनी हुई होगी, एक कदम स्वच्छता की ओर। फर्स्ट फेज 2019 तक था, जहां पर हमें ओपन डेफिकेशन फ्री बनाना था ग्रामीण भारत को। इसमें 11 करोड़ शौचालय बनाने थे आपको। ठीक है, काफी कुछ हमने अचीव कर लिया। सेकेंड फेज में 2020-21 से अगले 5 वर्ष तक कि गांवों के अंदर जो ओडीएफ प्राप्त हुआ है उसे बनाए रखना है। अब आपने ओपन डेफिकेशन फ्री तो कर लिया, लेकिन जो आपका तरल अपशिष्ट, ठोस अपशिष्ट है, उसका प्रबंधन भी तो करना पड़ेगा। तो प्रबंधन करने के लिए सेकेंड फेज में हमने अलग गतिविधियां बना दी और ओडीएफ प्लस कैटेगरी का एक नया मापक बना दिया। सामुदायिक भागीदारी जागरूकता करनी ही करनी है। इसके अलावा हमें क्या करना है, व्यक्तिगत घरेलू शौचालय, जो हमने पढ़ा था ना अभी प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण में, कि वहां पर 12,000 रुपए स्वच्छ भारत से आएंगे, तो वही चीज यहाँ पे लिखी है। 12,000 रुपए बीपीएल एपीएल परिवार, एससी एसटी परिवारों को क्या दे देंगे, अपने घर में शौचालय बनाने के लिए दे देंगे। सामुदायिक स्वच्छता केंद्र बनाना होगा। ठोस और तरल अपशिष्ट का प्रबंधन करना होगा, जो कि ओडीएफ प्लस कैटेगरी का भाग है। ठीक है, स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के बाद स्वच्छ भारत मिशन शहरी है, जहां पर टारगेट्स लगभग कुछ सेम से ही है। यहां पर मंत्रालय कौन होगा, आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय। नोडल विभाग वहां था पंचायती राज, यहां पर होगा स्वायत्त शासन विभाग। फर्स्ट फेज टाइमलाइन सेम है, ओडीएफ करना है। ठीक है, ठोस अपशिष्ट का 100% वैज्ञानिक प्रबंधन करना है। फेज 2 2021 से 5 साल के लिए शुरू हुआ, जिसमें आपको कचरा मुक्त बनाना है, स्वच्छ बनाना है, 100% वही वैज्ञानिक प्रसंस्करण करना है। और इसके अंदर भी सतत स्वच्छता, जल प्रबंधन, सूचना, क्षमता निर्माण, जागरूकता, सिंपल सिंपल पॉइंट जो कि आप सभी को स्वच्छ भारत मिशन के बारे में ऑलरेडी पता है। ठीक है, अगला मिशन जल जीवन मिशन, जिसका नाम सुन के राजस्थान में कुछ बड़े अधिकारियों की टेंशन बढ़ जाती है, क्योंकि काफी इसमें घोटाला हुआ था। जल जीवन मिशन प्रारंभ हुआ था 15 अगस्त 2019 को। जल शक्ति मंत्रालय का यह मिशन था। इसको नोडल विभाग कौन होगा, पीएचईडी हमारा जन स्वास्थ्य और अभियांत्रिकी विभाग। टैगलाइन थी कि हमें हर घर पर जल पहुंचाना है। 2024 तक हमें फंक्शनल टैप कनेक्शन देना था हर एक घर तक, यानी कार्यात्मक नल कनेक्शन देना था, और प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 55 लीटर पानी उपलब्ध हो जाए, ये हमारा टारगेट था। ठीक है, 2025-26 के बजट में इस टारगेट को हमने बढ़ा दिया है 2028 तक के लिए। ठीक है, वित्त पोषण इज इंपॉर्टेंट। क्यों, सामान्य स्टेट्स में, अदर स्कीम्स में क्या होता है, 60-40 होता है, लेकिन इस स्कीम के अंदर जो सेंटर और स्टेट का पोर्शन है वो 50-50 है दोस्तों। ठीक है, पहाड़ी राज्यों के लिए वही 99 है, लेकिन नॉर्मल स्टेट्स के लिए 60-40 ना होकर इस स्कीम में 50-50 सेंट्रल स्टेट का रेशो है। इसलिए याद रखना, प्रीलिम्स में ये पूछ सकते हैं। उद्देश्य वही नॉर्मल सी बातें हैं, कुछ अलग उसमें नहीं है। आपको जल पहुंचाना है कहां कहां तक, सूखाग्रस्त क्षेत्रों तक,
ग्रामीण परिवारों तक, स्कूलों तक एंड सो ऑन, नॉर्मल सी बातें हैं। इसके अंदर एक इंपॉर्टेंट चीज है, वो है कैच द रेन अभियान। जल जीवन मिशन में 2019 में यह अभियान शुरू हुआ था वर्षा जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, बाकी सारी बातें यहाँ पर आपको फ्लो चार्ट में भी दी हुई है, जिसको आप एक बार पढ़ सकते हो। ठीक है, इंपॉर्टेंट बात है सेंटर और स्टेट की शेयरिंग। अगली स्कीम है आपकी अमृत योजना। अमृत की फुल फॉर्म क्या है भाई? अटल मिशन फॉर रिजुविनेशन एंड अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन। 2015 में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने ये अमृत मिशन शुरू किया था। ठीक है, जो हमारे 1 लाख की आबादी वाले 500 शहर हैं, वहां पर हमें बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, जल आपूर्ति, सीवरेज, पार्क्स, ये सब चीजें बनानी थी। ठीक है, ये 5 साल पूरे हो गए तो हमने इस मिशन को नए रूप में अमृत 2.0 के साथ लॉन्च किया 1 अक्टूबर 2021 को, और वर्तमान में ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। करना क्या है हमें? ये सब चीजें तो पहले ही कर दी, उसी का नाम बदल दिया। इस सीवरेज को हमने बोल दिया सिटी वाटर बैलेंस। ठीक है, यानी कि चक्रीय अर्थव्यवस्था बनानी है, आपको जल का पुनरुपचार करना है। लगभग 4800 शहरी निकाय शामिल हो जाएंगे इसमें। इसमें 500 शहर शामिल थे, यहाँ पर 4800 शहरी निकाय हम बात कर रहे हैं, यानी जो हमारे नगर निगम वगैरह होते हैं, हमने अब उनको एज एन बॉडी ले लिया है। पहले हमने पूरे शहर को लिया था। ठीक है, तो इतने जल कनेक्शन देने हैं आपको। इसके अलावा जो 500 अमृत शहर थे पहले, उसमें भी सीवरेज सेप्टिक कनेक्शन जो पहले हम कर रहे थे वो हमें करना है। राजस्थान सरकार के बजट 2025-26 के अनुसार अमृत 2.0 के तहत 183 नगर निकाय के अंदर कार्य किए जा रहे हैं। राजस्थान इकोनॉमी में भी इस फैक्ट पर सवाल बन सकता है, और यहाँ पर उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हैं नॉर्मल वो लिखे हुए हैं, जिन्हें आप एक बार पढ़ सकते हैं। अब इसके बाद जो हमारे सवाल अभी तक आए हुए हैं इन सभी स्कीम से, वो हमारे सामने हैं। ठीक है, हमने आराम से सारी स्कीम्स को रिवाइज कर लिया है। बहुत बड़ा टास्क नहीं है, देख के लगता है कि यार इतनी सारी गवर्नमेंट स्कीम्स है। बस अगर आपको गवर्नमेंट स्कीम का नाम पता है, बेसिक मोटिव पता है, बाकी सारी बातें ना एक बार पढ़ने पे आपको याद हो जाएंगी, और मिलती जुलती चीजें भी लिख दोगे ना एग्जाम में तो काम चल जाएगा। बस कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं स्कीम्स के बारे में, वो आपको अच्छे से पता होना चाहिए। जैसे पहला सवाल है भाई कि which of the following scheme is primarily aimed to promoting use of appropriate practical care service during pregnancy, ये सब बातें तो प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना इसके अंदर आ जाएगी। कितने रुपए मिलते हैं मातृत्व वंदना योजना में? 5000 रुपए मिलते हैं सर। दोनों चीजें हमने पढ़ ली थी। वापस वही सवाल, कौन सी स्कीम है जो कि क्लास 3 के बच्चों में जरूरी पढ़ने लिखने और गणित की बात करती है सर? स्पेसिफिकली निपुण भारत योजना में जो स्पेसिफिक स्कीम्स हैं वो आपको पता होना चाहिए, बस कि मेन मोटिव क्या है उन स्कीम्स का। ठीक है, थैंक यू। इसी के साथ हमने सारी जो गवर्नमेंट स्कीम्स हैं उनसे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो सब डिस्कस कर लिए हैं। आई होप ये सारे से आपका बहुत अच्छा रिवीजन हो गया होगा, और जो स्कीम्स अभी नई आई हैं या फिर जो भी स्कीम्स में अपडेट्स हुए हैं वो आपने कर लिए होंगे। इसको आप रिवाइज कीजिए। ठीक है, पीपीटीज को थोड़ा संभाल के रखिए, क्योंकि पीपीटी भी जो ये इमेजेस वगैरह दी हैं, ये इमेजेस काफी काम की हैं, सब पीआईबी से उठाई है मैंने। ठीक है, तो कई बार क्या होता है पीआईबी की इमेजेस से डायरेक्ट सवाल हमारे एग्जाम में बन जाता है। ठीक है, तो आई होप आप सभी लोगों का इंडियन इकोनॉमी का जो डर है वो एक के बाद एक कम होता जा रहा होगा। ठीक है, और नया सिलेबस हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है, उससे रिलेटेड भी 1-2 वीडियो और आ जाएंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर सीरीज।